संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था दैट इज यूनेस्को इस साल रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। यूनेस्को ने इसी सिलसिले में 29 जनवरी को पेरिस में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की शुरुआत की। सभी को नमस्कार और हमारे इस शो में आपका स्वागत है। मैं एच.ओ. गुप्ता हूँ। आज विशेषज्ञों के साथ चर्चा का हमारा विषय है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों को समझने के लिए हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर D.K. असवाल, डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली, एंड डॉक्टर सुरेश चंद्र, एक्स प्रिंसिपल जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो इसके जो अपने तत्व थे उसको अरेंज करने के लिए मेंडलीव ने काफ़ी प्रयास किए। कुछ इसके इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक मेंडलीव की बात है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। मेंडलीव के टाइम पे करीब 63 एलिमेंट्स नोन थे। ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन एट टाइम। क्वेश्चन रहता है मेंडलीव को जरूरत क्या पड़ी इसको क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसका रीज़न ये था कि उसके जब 18वीं शताब्दी में करीब बहुत कम एलिमेंट्स थे तो उनको हम इंडिविजुअली उनकी गुणधर्म मालूम कर सकते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, इतने एलिमेंट्स आ गए, उनका इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम मेंडलीव ने 1869 में इन एलिमेंट्स को, जो 63 एलिमेंट्स से, एक पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया। उसने क्या किया, उसने लिए दो ग्रुप्स थे, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। एक था क्षैतिज, जिसको हम कहते हैं दैट इज यू कैन से हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, और वर्टिकल लिए ग्रुप्स। तो इसके जो पीरियड टेबल में थे 1 से 6 पीरियड से 6 ओनली 1 to 6, और ग्रुप्स थे 1st to 8th। इनमें भी क्या किया इन्होंने कि जो चौथा, पाँचवा और छठा ग्रुप पीरियड था उसको दो भागों में डिवाइड किया। सिमिलरली जितने भी ग्रुप थे उनको ए और बी दो में पार्ट में डिवाइड किया, और जो लास्ट का ग्रुप था 8वां, उसको तीन एलिमेंट साथ साथ रखे इन्होंने। चूँकि उसमें 63 ये बिल्कुल सफल रहा। ही हैज अरेंज, जो मेंडलीव ने जो आइडिया था वो था इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बट कुछ कमियां यहाँ पे मालूम हुई, देयर इज नो डाउट। मेंडलीव ने जितने एलिमेंट्स थे सबको व्यवस्थित किया उनके गुण धर्म के बढ़ते के क्रम में, और ये भी क्लियर हुआ कि अरेंज करने के बाद उनके गुण धर्म कितने मिलते हैं। उन्होंने लिथियम सोडियम को रखा साथ साथ, तो उनके गुण धर्म एक दूसरे से मिलते थे। समस्या कहाँ आई? क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम आई इसकी समस्थानिक, मतलब दैट इज आइसोटोप, पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स की, समस्थानिक की जो वो थी। क्योंकि समस्थानिक में आप जानते हो कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास डिफरेंट होता है, तो उनको डिफरेंट पोजिशन कैसे दे सकते हैं। दूसरी जो समस्या आई थी, जैसे आप एटॉमिक नंबर में कोबाल्ट लीजिए, आप निकल लीजिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 58.9, निकल का होता है 58.6। तो इसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा फिर निकल को रखा। तो ये कुछ कमियां जो रहीं उनको दूर करने के लिए बाद में फिर मतलब चूँकि 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे, सबको पूरी तरह से मेंडलीव ने स्टडी किया। दैट वाज द मेन ग्रेट जॉब ऑफ द मेंडलीव। डॉक्टर असवाल जी, ये तो युग था केमिस्ट का, फिर आया युग फिजिसिस्ट का, जिन्होंने पूरा ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया। तो जो एटॉमिक मास था उसकी बजाय एटॉमिक नंबर आ गए, और काफ़ी रिसर्चेस के बाद ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल्स आया, और फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स आए, और फिर सुपर हैवी एलिमेंट्स आए। तो इनके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की थी वो मास नंबर बेस पे थी। मज़ेदार बात क्या है, तब तक एटम की संरचना कैसी है ये पता नहीं था कि कहाँ न्यूट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो 1910, 20, 30 जो फिजिक्स का गोल्डन एरा जिसको माना जाता है, जिसमें ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। फिर फेमस एक्सरे एक्सपेरिमेंट हुए, मोजले का लॉ आया,
और ये बताया गया कि जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे बनानी चाहिए, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफाइन किया कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। तो चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और उसके अंदर एक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ चक्कर मारते हैं, तो ये प्रिडिक्ट हुआ कि भाई करीब करीब जो मैन में जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं दे आर अप टू 92, अप टू यूरेनियम। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि मैंडलीफ ने गैप छोड़ रखे थे और बाद में डिस्कवर भी हो गए। जो सबसे बड़ी बात जब हुई कि क्या 92 के बाद भी एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन होता है, लेकिन देयर एक्सचेंज फोर्सेस, वी कॉल देम न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे बाइंड हो, सो देयर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आपको एलिमेंट बढ़ाने हैं, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको उसके अंदर बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो पहले एक्सपेरिमेंट हुए था मैकमिलन का, जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब की जब डिस्कवरी हुई थी कि आप एटम को न्यूक्लियस को तोड़ करके और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन की जो डिस्कवरी थी, उस प्रोसेस में एक डिस्कवर हुआ था कि अगर हमारा यूरेनियम है और इसके अंदर हम न्यूट्रॉन अगर डालें तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा और न्यूट्रॉन जो है बीटा डीके होने के बाद में एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका एटॉमिक नंबर 92 से 93 हो गया और उसको नाम दिया उन्होंने नेपच्यूनियम। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसका बन जाता है प्लूटोनियम। फिर देखा गया कि न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं उसे। फिर बात आई अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अल्फा पार्टिकल बन जाता है और अल्फा पार्टिकल को आप फ्यूज करते हैं उसके अंदर तो आपके प्रोटॉन उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो ये कुछ और आगे बढ़ा, 104 107 तक चला। उसके बाद लगा कि और कैसे बड़ा किया जाए इसको। तब तक हमारे एक्सीलेटर बन गए जिसमें आप किसी भी एटम को एक्सीलेट आयन बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब तो कैल्शियम आयन बन गया। अब कैल्शियम आयन को जैसे बर्केलियम है, बर्केलियम का 97 एटॉमिक नंबर है, ये जो 20 है कैल्शियम वाला, इसको आयन कर दिया आपने और ऑलमोस्ट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, इतना एक्सीलेट कर सकते हैं इनको। स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप इनको बम्बार्ड करें बर्केलियम के अंदर तो 97 + 20 117 बन गया। नाउ ये जो प्रोसेस इतनी धीमी है कि कई हफ्तों के बाद में 10 बिलियन एटम अगर आपने बम्बार्ड किए दोनों साइड से। नहीं एक तो फिक्स है, अच्छा, टारगेट तो बर्केलियम फिक्स है, यहां से आपने डाला इसके अंदर और इसमें देखें कितने आपके एटम जनरेट हुए, तो करीब 4 या 5 एटम मिलते हैं। डॉक्टर साहब ये अब 113, पर्चा को 15, डिस्कस रखेंगे करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। विराम के बाद हमारे पास चर्चा करने के लिए और अधिक दिलचस्प पहलू होंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वापस स्वागत है। आज हम अपने विशेषज्ञों से के साथ रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर असवाल जी, ये पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट एलिमेंट है, क्या 118 के बाद पीरियोडिक टेबल एक्सटेंड हो सकती है? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा उठता रहा है। जब 92 जब यूरेनियम डिस्कवर हुआ था और जब देखा गया कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें कि एटम अपने आप जो है अल्फा बीटा गामा में इमिट होते हैं, तो ये पाया गया था कि शायद 92 के बाद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इतिहास साक्षी है कि भाई 118 हम ले आए हैं। पर लेकिन ये हाई एंड फिजिक्स है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक्सीलरेटर चाहिए, इसमें आपको जो न्यूक्लियस की जो संरचना है उसको समझना पड़ेगा।
कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेल में कैसे उसके अंदर गठित हैं। ये देखा गया है कि कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं जिसमें कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। तो थियोरेटिकली जो हाईएस्ट मैजिक नंबर वाला एटम थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड है वो है 126। इसका मतलब 126 तक तो हम तो जा ही सकते हैं। जाइए सब। अब जो मैथोडोलॉजी थी, पहली मैथोडोलॉजी थी कि आपने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, दूसरा था आपने अल्फा से बम्बार्ड किया, तीसरी मैथोडोलॉजी है कि आपने आयन से उसको बम्बार्ड किया टारगेट को और फ्यूज कराए। इसके अलावा क्या अलग से सोचना होगा कि वो एटम बन जाएं, क्योंकि रेसिपी हमेशा सेम नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिकेशन है कि 119 और 120 ये कभी भी आ सकते हैं कि इसकी जो है संभावना है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, जो पीरियडिक टेबल है आज तक आपकी 7 पीरियड्स हैं, अब आपको 8वीं करनी पड़ेगी। जी जी। और जब 8वीं करनी पड़ेगी तो ये पहले 2 एलिमेंट होंगे। जी जी। ठीक है। और इसका मतलब जो नेचर कहता है कि अगर आपने शुरू किया तो कहीं तो खत्म होनी ही है उसको तो आपको शायद हो सकता है और बढ़ भी जाए। एक चीज़ तो ये है। दूसरी क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो अर्थ की उत्पत्ति हुई है वो गैसेस से बनी है और एटम फ्यूज हो के बने हैं। और हम पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो हम धरती को जानते हैं और अपने कुछ ग्रह को जानते हैं। हो सकता है कि कई और ऐसी ग्रह होंगे इस यूनिवर्स में जहाँ पे कि ये प्रोसेस हमसे कई सालों पहले हो चुकी होगी। हो सकता है कि वो वहाँ अवेलेबल हो। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि साइंटिस्ट लोग क्यों करते हैं सभी। कई बार उसका ये होता है कि साइंटिस्ट बहुत फ्यूचर में सोचता है। हो सकता है कि जो हमारी नॉलेज है और जैसे हमारी स्पेस मिशन आगे जा रहे हैं और हम दूसरे ग्रहों में अगर चले गए और वहाँ हमको एनालिसिस करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये उस एंगल से ये अलग डायमेंशंस देता है। आयुपैक जो कि 100 ईयर्स अपने पूरे करने जा रहा है, उस सिलसिले में भी आयुपैक ने बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं पीरियोडिक टेबल के जानने के लिए। सबसे पहले हम डॉक्टर सुलेख चंद्र से जानना चाहेंगे कि आयुपैक है क्या और ये कैसे नेम जो एलिमेंट्स का नामकरण कैसे करता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस आयुपैक की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था जब नेमिंग की बात आई, क्योंकि अप टू मेनली आप देख लीजिए कि फर्मियम मेंडेलियम तक हो गया था। इसके बाद तो ये आया कि जो 100 से ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इनको आप जीरो को नील कीजिए, नील एन बाई 2 ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्ट ऑक्ट और एन नॉन। तो ये दिए गए नाम कि अगर मान लीजिए आपका 101 एलिमेंट है तो 101 के लिए क्या क्या, एक के लिए अन नील अनियम, तो आपका आ गया अनिल अनियम, तो इसका नाम दिया UNU। दूसरे का नाम आया 102 अनिल बाइयम, तो वो UNB सिंबल दिया गया। सिमिलरली तीसरे का आया अनिल ट्राइयम, तो इसका नाम दिया इन्होंने अन मीन्स U नील N देन T UNT। सिमिलर UNQ क्वेंट्रियम 4 के लिए कहा, पेंटियम UNP 5 के लिए कहा गया, हेक्सियम 6 के लिए क्या गया, सेप्टियम 7 के लिए गया UNS, देन ऑक्टियम देन N। तो इस तरह से इनका नॉमिनेशन किया गया। तो कोई भी एलिमेंट सपोज जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 126 तक जा सकते हैं। अगर 126 का नाम लिखना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखिए आप 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई और देन 6 के लिए दैट इज हेक्सियम। तो आपका हो जाएगा UBH। So this will be the, but the element is discovered, the nomenclature has been given either on the basis of their discoverer or country nowadays। तो जिन 118 एलिमेंट डिस्कवर किए इनके सबके नाम नॉमेनक्लेचर हो चुका है एंड आयुपैक हैज रिकमेंडेड इन 2016। डॉक्टर साहब एक और सवाल आता है जब जहाँ तक पीरियोडिक टेबल की बात आती है कि ये जो हमारा सृष्टि में जो एलिमेंट आए, जैसे मान लो अपने पृथ्वी पर लगा लीजिए, तो ये कैसे बने, मतलब पहले तो हाइड्रोजन जैसे हीलियम, पर ये जैसे गोल्ड आया या कोई और आपका बेरिलियम आया या कोई भी एलिमेंट मोलिब्डेनम आया, ये बने कैसे?
इसी वो तो हम कह ही रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा था बार बार कि गैसियस हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सन के ऊपर है, ये फ्यूजन रिएक्शन होती थी, हाइड्रोजन ट्रिशियम ड्यूटेरियम बनता रहता है और फ्यूजन होता है। तो अगर कंडीशन ऐसी बन जाए जहाँ पे कि न्यूक्लियस फ्यूज होने शुरू हो जाएं, ओके, और चूंकि अर्थ की संरचना जैसे कहते हैं कि ये सन का एक पार्ट टूट के आया था और बहुत सारी टेम्परेचर था और बहुत प्रेशर थे, तो उन कंडीशंस में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इनका फ्यूजन जो है आपका संभावना है आपकी, और ये फ्यूजन होने के बाद में आपकी वैरायटी ऑफ एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो ये जो अकरेंस है, नेचुरली अकरेंस, ये तो नेचर की बिलियंस ऑफ ईयर्स की के बाद बने हुए हैं, ओके। पर जो हम जो बार बार बात करते हैं कि जो मैन मेड जो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी संरचना भी उसी फैशन में हो रही है जहाँ पे कि हाई एनर्जी फिजिक्स अब पार्ट ले रहा है इंपॉर्टेंट, और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बाद में जो हाई एनर्जी फिजिक्स के हैं। एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट कि कंट्री के अंदर हाई एनर्जी फिजिक्स शुड बी गिवन दी इम्पोर्टेंस। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा है कि तकरीबन 1000 के ऊपर पीरियोडिक टेबल की एक्चुअली फॉर्म्स हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्टर साहब फॉर्म्स आप पीरियोडिक टेबल की आप और उनके जो फ़ायदे हैं वो बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इसका है डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मेन एक्चुअली फॉर्म्स का ही लोगों ने क्या किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम्स, डिफरेंट डायग्राम दिए हैं यार मेटल का, एलिमेंट्स का, लेकिन जो मेन जो है वो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अरेंज को जैसे आपको 118 1 to 18 ग्रुप्स दिए गए और 1 to 7 पीरियड दिए गए, तो मेन फॉर्म तो इसकी वही है। जहाँ तक एलिमेंट्स का फ़ायदा है, तो देखिए एलिमेंट्स आर मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं हमारे लाइफ के लिए। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, बिना एलिमेंट्स के हमारा इस जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑक्सीजन आपका है, ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन है, फर्टिलाइजर में काम आता है। जितने भी ट्रांस एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, सब आपके केमिकल जितनी भी केमिकल एक्शंस होती हैं सब में यूज होते हैं, और केमिकल एक्शंस आर वेरी मच यूजफुल। जो केमिकल एक्शन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं सबका अपना अपना महत्व है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं। यहाँ एक छोटा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के बाद हम रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 के अधिक दिलचस्प पहलू को जानेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद वापस स्वागत है। डॉक्टर सुलेख चंद्र जी, हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। इवन पहले भी डिस्कस हुए थे, बाद में तो सारे रेडियो एक्टिव हैं ही। तो कुछ इनकी महत्व के बारे में या यूजेस के बारे में आप बताएंगे कि क्या कौन से तत्व किस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला 1944 में टेक्नीशियम मैन मेड एलिमेंट था, एंड दैट वाज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो सबसे बड़ा जो इनका यूज है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, वो है मेडिसिनल पार्ट में। जितने मतलब दवाइयाँ हैं, दवाइयों के फॉर्म में इनका कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, कई जगह मतलब जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स यूज होते हैं। लेकिन इनके हार्म भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपने काफ़ी पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिवेंट्स अगर हवा में फैल जाते हैं तो दे आर वेरी हार्मफुल। तो जो सबसे बड़ा यूज है रेडियो एक्टिवेंट्स का, वो है मेडिसिनल पार्ट में। इसी जो न्यूक्लियर मेडिसिन है जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
कैंसर का जब फाइनल स्टेज पहुंच जाती है और जब कोई भी केमिकल मेडिसिन काम नहीं करती है, तो तब जो एक ही मास सोर्स होता है आपका पॉइंटेड इरिडेशन ऑफ द कैंसर सेल्स। और जैसे आपको पता हो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है बॉम्बे के अंदर, और अब तो काफ़ी और भी न्यूक्लियर रेडिएशन सेंटर्स खुले हैं कंट्री के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन। हाँ, बट जो लार्जेस्ट जो सर्व करता है जो टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, तो हमने देखा है, क्योंकि मैं बीआरसी से आया हूँ और हमने देखे हैं कि जो पेशेंट ट्रीट होते हैं तो ऑलमोस्ट कई केसेस में जो 100% रिकवरी आपकी हो जाती है। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत पावरफुल टूल है। उसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रेडिएशंस के। जैसे आपको बॉम्बे पुणे सपोज पेट्रोलियम लाइन है जो 8 फीट नीचे दबी हुई है जी। अब कहीं अगर लीक हो गई तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो गामा रेडिएटिंग सोर्स है उसको एक साइड से इंजेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर से व्हीकल चलती है और जहां से लीकेज है वहां से रेडिएशन बाहर निकल जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से रेडिएशन निकल रही है। तो बिना खर्चे के आपकी ये बन जाती है। डॉक्टर साहब, एक आप दोनों से छोटा सा सवाल है, क्योंकि ये वर्ष प्योरिटी टेबल का हम मना रहे हैं। अब नेचुरली इंडिया में भी जोर शोर से मनाना चाहिए, तो अपने स्कूलों के लिए आपके लिए क्या संदेश होगा कि कैसे इस साल को हम प्योरिटी टेबल को समर्पित करें? स्कूल्स में आप डिबेट में हैं, नाटक के फॉर्म में भी आप करा सकते हो। डिबेट मेनली यूजफुल रहेगा इसके लिए। नाटक के फॉर्म में भी स्कूल में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी स्कूल्स में आप करा सकते हैं इनको, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इस चीज़ों काम करने के लिए। तो आप डिबेट कराइए, प्रोजेक्ट बच्चों से बनवाइए, ड्रामा टाइप बच्चों से कराइए, एंड यू विल फाइंड दैट दे विल लर्न पीरियोडिक टेबल बाय म्यूजिक, सिंगिंग। सो इस तरह से आप बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हो स्कूल्स में। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा सवाल मैं है। इसमें थोड़ा सा हाँ, ऐड करें। ये ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, पीरियोडिक टेबल को समझना एक चीज़ है। जब देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने देश के नाम से एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहे हैं, और मोस्टली रशिया, जर्मनी और अमेरिका में हुई हैं, तो जापान को भी लगा कि हमारा नाम क्यों नहीं आया उसमें, और वहाँ के साइंटिस्ट ने ठान ली कि एटलीस्ट एक हम अपने देश से बनाएंगे। और जो 113 नंबर है निहोनियम जो है, अच्छा, वो उन्होंने बना के दिखा दिया। जापान का नहीं। वैसे एक खबर आई थी कि जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और अदर वी शुड से एटम, क्योंकि एक वीक में एक एटम ही मिलता है, वो उसमें कोई इंडियन साइंटिस्ट का भी हाथ है। हाँ, उसमें जो बहुत बड़ा जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें एक नहीं काफ़ी साइंटिस्टों के साथ में है, क्योंकि वो जो हाई एनर्जी एक्सीलरेटर पे होते हैं बहुत बड़ी टीम होती है उसके अंदर, तो उसमें एक नहीं काफ़ी साइंटिस्टों के उसमें रोल रहा है। डॉक्टर असवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुदेश चंद्र जी का आपका भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दी। आपने आज रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के दिलचस्प पहलुओं को देखा है, और मुझे आशा है कि आप अपने इस शो का आनंद लिया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप नीचे दी गए ईमेल आईडी पर कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजें। हम अपने अगले एपिसोड में अधिक दिलचस्प विषयों के साथ वापस आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।